तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो अपने दुश्मनों के साथ एक और स्टैचू माउंटेन के सामने आ जाता है और वहां पर भी वो दुश्मन उसे मारना चाहते थे, मगर अचानक वहां पर लॉर्ड ऑफ यूडू अपीयर होता है, जिसकी वजह से वो लोग उसे नहीं मार पाते। मगर उसके बाद वहां पर जूनियर लाई अपीयर होता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, मैं यहाँ पे किसी और से लड़ने के लिए आया हूँ। जिसके बाद हम लोगों ने वहां पर लिन जिंग को देखा था, जो कि हमेशा डार्कनेस में ही रहा करता था। वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करते हैं और लड़ने के लिए थोड़ी दूर चले जाते हैं, जहां पर उनकी पूरी रात लड़ाई चलती रहती है। और मोशन वो अब सुबह होते ही डीमन किंग के साथ मिलकर पहले तो अपने उन दुश्मनों को चुन चुन कर मारता है और फिर उसके बाद वो लोग फौरन से डार्कनेस के अंदर जाने के लिए उस बीस्ट के ऊपर बैठकर दूर निकल जाते हैं। जब वो लोग योंगजियांग रिवर के बिल्कुल एंड पे आ जाते हैं, वहां पर उन लोगों को एक ओल्ड मैन दिखाई देता है, जिसे देखते ही मोशन पहचान जाता है कि ये तो लिन जिंग है, यानी कि वो उस फाइट में बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गया है। मगर उन लोगों को यह भी दिखाई देता है कि लिन जिंग ने वहां पर एक बैरियर बनाया हुआ है, जो कि उसने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया था। ये देखने के बाद मोशन उससे कहता है कि सीनियर, मैं एक डॉक्टर भी हूं, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ये सुनने के बाद लिन जिंग उसे अपने करीब आने देता है और उस फॉर्मेशन को वहां से हटा देता है। जब मोशन उसके पास आता है तो लिन जिंग कहता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद मोशन वो उसके पास आकर उसकी पल्स को चेक करता है और फिर उसकी इंजरीज का अंदाजा लगाने के बाद वो नीडल टेक्निक को यूज करते हुए उसके प्रेशर पॉइंट्स पर सही जगह नीडल्स चुभाता है, ताकि वो उसकी वाइटल एनर्जी को ज्यादा जल्दी रिकवर कर सके और उसकी इंजरीज को भी हील कर सके। इसके लिए वो उसकी बॉडी में सारी नीडल्स इंजेक्ट करके फिर उसे एक लिक्विड बोतल देता है, जिसके अंदर मेडिसिन मौजूद होती है। उस मेडिसिन को पीने के बाद लिन जिंग काफी बेहतर फील करने लगता है और अपने आप को रिकवर करने के लिए थोड़ी देर के लिए कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। और दूसरी तरफ मोशन वो उसके रिकवर होने का इंतजार करता है। कुछ देर के बाद लिन जिंग बिल्कुल ठीक हो जाता है और दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो मोशन से कहता है कि तुम सोर्ड गॉड के डिसाइपल हो ना, तुम्हारी मेडिसिन सच में बहुत ही लाजवाब है, इसने बहुत ही जल्दी अपना असर दिखा दिया है। तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड हो, बताओ क्या कहते हो, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? अगर तुम मेरे डिसाइपल बन जाते हो या मेरी साइड आ जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी प्रोटेक्शन का जिम्मा मेरा होगा, तुम्हें कोई छू तक नहीं पाएगा। ये सुनकर मोशन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, जिस पर वो ओल्ड मैन सोचता है कि शायद ये अपने मास्टर की वजह से परेशान है। मगर वो मोशन को कहता है कि तुम्हें उस ओल्ड सोर्ड गॉड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूं। पर मोशन उससे कहता है कि माफ कीजिए, पर मैं हेवनली डेमोनिक कल्ट सेक्ट का लीडर हूं और सेक्ट मास्टर भी हूं, इसीलिए मैं आपको अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर लिन जिंग थोड़ा सरप्राइज होता है और वो कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मेरा जूनियर वो किसी सेक्ट का मास्टर होगा। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि तुम अब हमारे स्टेटस के बराबर आ गए हो। माफ करना, मैंने तुम्हें पहले रिस्पेक्ट नहीं दी। जिस पर मोशन कहता है कि सीनियर, आप सच में बहुत अच्छे हैं, आपकी इंजरीज काफी हद तक हील हो चुकी हैं, मगर अभी भी आप इंजर्ड हैं, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। कुछ टाइम आप आइसोलेशन में चले जाएं, वहां पर अपने आप को हील करें और कुछ ही दिन के बाद आप बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर लिन जिंग कहता है कि अगर उस ओल्ड सोर्ड गॉड ने मेरी उंगली ना काटी होती तो वो जूनियर रुलाई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, मगर मेरे साथ फाइट करने की वजह से वो जूनियर रुलाई भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हुआ है। उसकी इंजरीज कम से कम भी ठीक होने के लिए भी 2 से 3 साल लेंगी। उसे लगा था कि वो लॉर्ड रूलाई बन जाएगा और लॉर्ड रूलाई की बराबरी करेगा, मगर बदकिस्मती से वो कभी भी ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में एक डीमन था और कोई डीमन डिवाइन लॉर्ड नहीं बन सकता। मैंने जहां तक उसका नेचर देखा है वो लॉर्ड रूलाई के बिल्कुल आसपास तक नहीं आता। मगर तुम लोग बताओ कि तुम लोग डाशू के इतने डीप में क्या कर रहे हो और तुम्हारा वो मास्टर कहाँ है, तुम इस मर्तबा अकेले कैसे आ गए? तो मोशन कहता है कि मैं इसी मैटर के लिए ही तो यहाँ पे आया हूँ। वो फौरन से एक स्क्रॉल खोलता है जिसके अंदर उसके एल्डर्स की तस्वीरें बनी हुई होती हैं और मोशन कहता है कि मेरे विलेज के जितने भी एल्डर्स हैं वो सारे डार्कनेस में ट्रैप हो गए हैं। ये सुनते ही लिन जिंग कहता है कि अच्छा, तो वो ओल्ड सोर्ड गॉड और वो हेवनली एंसेस्टर दोनों ही डार्कनेस में कहीं खो गए हैं। सच में बहुत शर्म की बात है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उन लोगों का मजाक उड़ाता है।
मगर उसे उस स्क्रॉल पेंटिंग में ग्रैंडपा म्यूट भी दिखाई देता है, जिसे देखकर लिनजिंग कहता है कि मैं इसके साथ फाइट कर चुका हूँ। ये बंदा एक ब्लैक स्मिथ है, इसने मेरे साथ फाइट की मगर एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला। उसका गुस्सा भी बिल्कुल अजीब तरह का था। उसके स्किल्स सच में काफी लाजवाब थे, उसकी स्पीड के तो क्या कहने। मैंने आज से पहले ऐसा वॉरियर कहीं नहीं देखा था। वो तकरीबन मेरे बराबर लेवल का था और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक चट्टान पर अपने पंचेस मार रहा हूँ। मेरे साथ फाइट करने के बाद वो अपने रास्ते चला गया था और मैंने उसके बाद भी उसके बारे में सुना था वो डार्कनेस में कहीं ट्रेवल कर रहा है। ये सुनकर मोशन कहता है कि वो ओल्ड मैन असल में हमारे विलेज का एक एल्डर है और उन्होंने आपसे बात इसीलिए नहीं की क्योंकि वो बोल नहीं सकते। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने उन्हें किस तरफ जाते हुए देखा था? ये सुनकर लिनजिंग उससे कहता है कि मुझे किंग ऑफ फेंगडू ने एक ऑर्डर दिया था। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ग्रेट दाशु के फॉरबिडन लैंड्स को ट्रैवल करूं। मैं फौरन से फॉरबिडन लैंड्स की तरफ चला गया और वो बंदा भी किसी फॉरबिडन लैंड की तरफ गया है और वो फॉरबिडन लैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। यहाँ तक कि जब वो बंदा जिस डायरेक्शन की तरफ गया था, मैंने उसी डायरेक्शन की तरफ लॉर्ड ऑफ यूडू के एक क्लोन को जाते हुए देखा था। उस क्लोन की वजह से मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस डायरेक्शन की तरफ जाकर देख सकूं कि वहां पर क्या हुआ है। लॉर्ड ऑफ यूडू का सुनते ही मोशन थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर वो उस एल्डर को बताता है कि मैं भी लॉर्ड ऑफ यूडू से पहले मिल चुका हूँ। लॉर्ड ऑफ यूडू ने मुझे बताया था कि वो मेरे ग्रैंड पास की सोल को कलेक्ट करने के लिए अपने क्लोन को भेजने वाला है। आप जिस फॉरबिडन लैंड की बात कर रहे हैं, कहीं वो केयरफ्री लैंड तो नहीं है? तो लिनजिंग कहता है कि मैंने आज से पहले किसी भी केयरफ्री लैंड के बारे में नहीं सुना, मगर मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वो ब्लैक स्मिथ किस डायरेक्शन की तरफ गया है। वो ड्रैगन वैली से सीधा वेस्टर्न साइड की तरफ गया था। ये सुनते ही मोशन फौरन से एक मैप बाहर निकालता है और उस मैप में ड्रैगन वैली से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ एक सर्कल बना देता है ताकि उसे पता चल सके कि ग्रैंडपा म्यूट कहां पर मौजूद है। और वो लिनजिंग से कहता है कि सीनियर ब्रदर, आप तो हमेशा डार्कनेस में ही रहते हैं। अगर आपको उनके बारे में नहीं मालूम तो शायद फिर उनके बारे में कोई भी नहीं जानता होगा। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे लाइफ एंड डेथ रियलम के दूसरी तरफ पहुंचा दे ताकि मैं अपने ग्रैंडपा को इजीली ढूंढ सकूं। ये सुनकर लिनजिंग कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो इसलिए मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाने के लिए तुम्हें ये फेवर दे सकता हूँ। पर मैं तुम्हें ये बात भी बता दूं कि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से डार्कनेस में सरवाइव करने के चांसेस तुम्हारे बहुत कम हैं। अगर तुम अपनी सोल को सेल भी कर देते हो तो उसके बावजूद भी शायद तुम कभी भी केयर फ्री लैंड नहीं ढूंढ पाओगे। तो मोशन कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने ग्रैंड पास को ढूंढने के लिए आया हूँ, ना कि केयर फ्री लैंड या फिर किसी किंग ऑफ फेंगडू को ढूंढने के लिए आया हूँ। ये बात सुनते ही लिनजिंग समझ जाता है कि इस लड़के का मकसद क्या है। वो फौरन से एक टोकन निकालता है और फिर उस डार्क रियलम में एंटर करवाने के लिए योंगजियांग रिवर के बीच में एक रास्ता बना देता है और हमें दिखाया जाता है कि जब वो गेट खुलता है तो उसके दूसरी तरफ से डार्कनेस निकलने लगती है, मगर क्योंकि अभी वहां पर दिन होता है तो डार्कनेस इनके उजाले में बाहर नहीं आ पाती। लिनजिंग फौरन से उसे उस गेट के अंदर ले जाता है और फिर उसे एक रिवर क्रॉस कराता है जो कि डेड रिवर होती है। उस डेड रिवर के दूसरी तरफ फिर उसे एक जायंट स्टैचू दिखाई देता है जो कि इसको डेथ में कन्वर्ट कर देता है। लाइफ एंड डेथ बैरियर को क्रॉस करने के बाद वो लोग उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर वो मूनशिप मौजूद थी। उसे देखने के बाद मोशन कहता है कि विलेज चीफ ने मुझे इसके बारे में बताया था कि ये मूनशिप मेरे केयर फ्री लैंड से बिलोंग करती है। इसका कोई ना कोई कनेक्शन मेरे भी बनता है और हो ना हो मुझे आगे जाने का रास्ता इसी से ही मिल सकता है। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से उस मूनशिप के ऊपर चले जाते हैं। शिप बाहर से जितनी छोटी दिख रही थी अंदर से उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है। वो लोग उस शिप के अंदर चूंटियों जितने दिख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शिप अपने अंदर ही एक पूरा शहर लिए बैठी है। मगर यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहता है कि ये शिप एक डिवाइन क्रिएशन है। ये कहने के बाद वो ऊपर देखते हैं तो एक जायंट फ्रॉग स्टैचू उनके सामने मौजूद होता है और उनका जेट पेंडेंट उसे दूसरी डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। जैसे ही वो उस शिप के सेंटर की तरफ जाता है तो उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है और वो शख्स कहता है कि तुम केयर फ्री लैंड से हो ना।
मुझे बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मोशन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इस शिप को लेने के लिए आया हूँ, मुझे ये शिप उधार चाहिए ताकि मैं इसके जरिए केयरफ्री लैंड तक जा सकूं। तो केयरफ्री लैंड का सुनते ही वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बार बार केयरफ्री लैंड का नाम रिपीट करने लगता है और कहता है कि वो जगह बहुत खतरनाक है, मैं वहां से आया हूँ पर मैं अपनी जान बचाकर भागा था, मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, मैं बस अपनी जान बचाना चाहता था, उन लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। और लिंजिंग उसे कहता है कि सेक्ट मास्टर मैं यहाँ पर पहले भी आया हूँ और इस शिप को मैंने अच्छी तरह से देखा है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं, बस यहाँ पर ये एक पागल फेस है और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी जिंदा चीज नजर नहीं आती। और जहां तक बात इन पिलर्स की है तो ये भी बिल्कुल डेड है, इनके अंदर कोई जान नहीं, ना ही इनमें कोई अजीब सी पावर है। पर मोशन का जेट पेंडेंट उसे फौरन से डायरेक्शन दिखाता है, जिसके बाद वो डीमन किंग उससे कहता है कि बच्चे वहां मत जाओ, ऐसा करने की गलती भी मत करना, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही वीक है और अगर तुमने ये कोशिश की तो तुम्हें ये शिप जिंदा निकल लेगी। मगर मोशन कहता है कि ये जेट पेंडेंट मुझे यहाँ पर लेकर आया है और ये मुझे आगे के डायरेक्शन भी दिखा रहा है। ये जेट पेंडेंट केयरफ्री लैंड से आया है और मेरे अंदर भी केयरफ्री लैंड का ब्लड शामिल है। इतने में उसे वो सनशिप याद आती है जिसके अंदर सन गॉडेस भी मौजूद थी। उसे पता चल गया था कि वो शिप सिर्फ और सिर्फ वही लोग चला सकते हैं जिनके पास वो ब्लड लाइन मौजूद होती है और उसके पास भी केयरफ्री ब्लड लाइन मौजूद है जिसके जरिए वो उस शिप को कंट्रोल कर सकता है। ये कहकर वो जैसे ही हाथ टच करने की कोशिश करता है तो वो पागल मून फेस उससे कहता है कि ऐसा मत करो। तो मोशन पहले तो थोड़ी देर के लिए रुका था मगर वो अपने पेंडेंट की बात को मानता है और उस शिप को जैसे ही टच करता है तो हम देखते हैं कि उस पिलर की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा पिलर ही चमकने लगता है और फिर उस पिलर के बाद वहां पे मौजूद जो बाकी के पिलर्स होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और उस मून बोट में पूरी एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है और मोशन कंटिन्यूसली उस पिलर को हाथ टच करके अपनी एनर्जी उसमें इंजेक्ट करता जा रहा होता है, जिस पर बाकी सारे लोग भी हैरान हो चुके होते हैं और खास तौर पर लिंजिंग वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मगर यहाँ पर मोशन वो उस पिलर को जब टच किए हुए होता है तो अचानक उसकी बॉडी के अंदर एक न्यू एनर्जी आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके फोरहेड पर एक ब्लू क्रिस्टल आई अपीयर होती है जिसे मून आई कहते हैं। मून आई के अपीयर होने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मून शिप इस लड़के को रेस्पॉन्स कर रही है, क्या ये लड़का कोई मून राइडर है। लिंजिंग कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जितने भी मून राइडर्स थे वो तो हजारों साल पहले खत्म हो गए थे, उनमें से कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा, ना ही उसके बाद कभी किसी ने मून शिप को यूज किया है। देखते ही देखते यहाँ पर मोशन अपनी एनर्जी को बढ़ाता जा रहा होता है जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी वेव निकल रही होती है और वो पूरी तरह से उस पिलर की एनर्जी को अपने अंदर कनेक्ट कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी थर्ड आई जो अभी अभी अपीयर हुई थी उसके अंदर हम एक मून को देखते हैं और वो मून इनहेरिटेंस मोशन के कल्टीवेशन के साथ कनेक्ट हो चुकी होती है। उसके 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ वो एनर्जी जैसे ही कंबाइन होती है तो मोशन एक न्यू रियलम में एंटर कर जाता है। उस जगह को देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान था। वो फौरन से उस इनहेरिटेंस में एंटर करता है तो हम देखते हैं कि उसकी 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर के साथ मून पावर भी अब कनेक्ट हो गई थी, जिसके बाद वो अब जब चाहे उस मून पावर को यूज कर सकता है। और यहाँ पर मोशन वो अभी भी अपना हाथ उस पिलर के साथ अटैच किए हुए होता है जिसकी वजह से अब आगे का प्रोसेस भी कंप्लीट होने लगा था और वो शिप आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज बढ़ाना शुरू कर देती है और मोशन देखते ही देखते अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फील करता है। उसके पास सन एंड मून इनहेरिटेंस आ गई थी जिसकी वजह से उसके पास अब पहली मर्तबा केयरफ्री लैंड से कोई चीज आई थी जिसने उसे एक ही बार में इतनी पावर्स दे दी थी कि वो खुद भी इमेजिन नहीं कर पा रहा था। वो फौरन से अपने कल्टीवेशन स्पेस के अंदर देखता है कि वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी आती जा रही है और एक जगह तो ऐसी है कि जहां पर एक बैरियर बना हुआ है और बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी है और मोशन कहता है कि लगता है शायद ये लाइफ एंड डेथ बैरियर है। देखते ही देखते फिर वहां पर बहुत ज्यादा स्नो आना शुरू हो जाती है और हर एक चीज फ्रीज हो गई थी और वो ओल्ड मैडमैन जो कि उस शिप के साथ जुड़ा हुआ था वो पूरी तरह से उस आइस के साथ कवर हो जाता है और मोशन
मोशन की बॉडी के पीछे मल्टीपल हैंड्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और मोशन उनका यूज करते हुए उन पिलर्स को पकड़ता है और अपनी एनर्जी उनमें इंजेक्ट करते हुए उन पिलर्स को पूरी तरह से चार्ज कर लेता है। ये देखते ही लिन जिंग कहता है कि इस यंग मास्टर ने इस मिथ को तो सच साबित कर दिया है। ये आखिर किस तरह का फॉर्म अचीव कर रहा है? आज से पहले मैंने कभी भी किसी को भी इस तरह ट्रांसफॉर्म होते हुए नहीं देखा। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये मून बोट अपनी डिवाइन पावर इसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये लड़का तो एक गॉड बनता जा रहा है। देखते ही देखते मोशन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेता है तो मूनशिप के अंदर कुछ और फ्रॉग स्टैचूज बाहर निकलते हैं और मोशन अपने माइंड से एक एनर्जी रिलीज करता है तो हमें दिखाया जाता है कि उन फ्रॉग स्टैचूज के हाथ में जो मिरर्स होते हैं वो एनर्जी उन मिरर्स से टकराते हुए फौरन से स्टोन्स के साथ कनेक्ट होते हुए ऊपर उस मून की तरफ जाती है, जिसकी वजह से वो मून भी एक्टिवेट हो जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते ही उस शिप को पूरी तरह से चार्ज कर लेता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मून उस मून शिप का इंजन है और उसका एक्टिवेट होते ही उस शिप में हलचल होना शुरू हो गई थी, जिस पर लिन जिंग कहता है कि आज से पहले कभी भी कोई मून वाकर भी ऐसा नहीं कर पाया कि वो किसी डेड मून को दोबारा से जिंदा कर पाया हो। जितने भी हिस्ट्री के मून वाकर्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कोई लेजेंडरी फिजिकल बॉडी वाला वॉरियर ही मूनशिप को दोबारा जिंदा कर पाता है। आखिर ये लड़का है कौन, इसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मोशन की कल्टीवेशन के साथ अब एक न्यू इनहेरिटेंस उसकी बॉडी के अंदर आ चुकी होती है और मोशन जैसे ही उस इनहेरिटेंस के अंदर एंटर करता है तो उसे दिखाई देता है कि वो न्यू स्पेस बहुत ही बड़ा है और वो उस न्यू स्पेस के अंदर आगे बढ़ता रहता है और हमें दिखाया जाता है कि उस न्यू स्पेस के अंदर बहुत सारी गोल्डन फिशेज होती हैं और वो उनके साथ उड़ते उड़ते सीधा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। उसकी एक डिवाइन स्पिरिचुअल बॉडी भी उसके साथ मौजूद होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब एक डिवाइन पाथवे की तरफ चल पड़ा है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के आसपास एक डिवाइन ट्रेजरी अपीयर होना शुरू हो जाती है। उसके सिर के साथ ही उसके आर्मर के साथ एक बड़ा सा मून अपीयर होता है। ये देखते ही लिन जिंग के तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है कि डिवाइन अपर्चर डिवाइन ट्रेजरी ये तो कंप्लीट हो चुकी है। वो ओल्ड मैन असल में उसके सिर के ऊपर बने हुए उस ट्रेजर की बात कर रहा था, जिसके बाद वो कहता है कि इसने अपने फ्लैश एंड बोन्स को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है, यानी इसके लिए लाइफ एंड डेथ बैरियर वाली सिचुएशन अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जबकि मैं और वो ओल्ड सोर्ड गॉड जब हम लोग डार्कनेस में एंटर करते हैं और लाइफ एंड डेथ बैरियर को क्रॉस करते हैं तो हमारी हड्डियां तक दिखाई देने लगती हैं, मगर इस लड़के ने अपनी हड्डियों को छुपा लिया है और इसकी बॉडी पर फ्लैश एंड ब्लड दोबारा से अपीयर हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिस्टोर कर लिया हो। अब ये न्यू मून वाकर बन चुका है और इसने इस शिप के साथ अपने आप को इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि इसे गॉड भी कहा जा सकता है, क्योंकि रियलम ऑफ लाइफ एंड डेथ के रूल्स इस पे अप्लाई ही नहीं हो रहे। और यहाँ पर डीमन किंग डूटियान कहता है कि मैंने तो सोचा था कि इस दुनिया में लो लेवल के लोग हुआ करते होंगे, पर लगता है शायद मैं गलत था। ये मूनशिप एक डिवाइन क्रिएशन है और उसे यूज करने के लिए भी प्रोफाउंड एनर्जी और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है और इस तरह की सुपरनेचुरल पावर किसी नॉर्मल सिविलाइजेशन में हो ही नहीं सकती। ये बंदा किसी हाईएस्ट सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जिस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ वो दुनिया तो इतनी ताकतवर है कि ये तो उल्टा मेरी ही दुनिया पर कब्जा कर सकती है। मगर बदकिस्मती से इतनी हाईएस्ट सिविलाइजेशन के लोग भी डिसअपियर हो गए हैं, शायद ये बहुत पहले ही खत्म हो गए थे। और जिसने भी इतनी पावरफुल सिविलाइजेशन को खत्म किया है वो न जाने कितनी पावरफुल होगी। मगर वो देखता है कि अचानक से मोशन के पैर वो फ्रीज होना शुरू हो गए हैं, जिस पर वो समझ जाता है कि अब ब्रेक लैशेज आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये मून शिप इसकी एनर्जी को और इसके लाइफ एसेंस को तेजी से कंज्यूम करना शुरू कर देगी। और मोशन भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो इस शिप को जितनी ज्यादा देर चलाएगा उसका लाइफ स्पेन उतना ही कम होता जाएगा। इसीलिए उसे जितना जल्दी हो सके अपने ग्रैंडपास को ढूंढना होगा।
वो सीनियर ब्रदर लिंचिंग से कहता है कि आपने मेरी मदद की यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं अपने ग्रैंडपास को ढूंढने के लिए फॉरबिडन लैंड्स में जाने वाला हूँ, इसलिए अब मैं आपको अलविदा कहता हूँ। ये कहने की देर थी कि मास्टर लिंचिंग वो भी उसके सामने आता है और उसे अलविदा कहता है और खुद वहां से चला जाता है। जिसके बाद मोशन वो उस मून शिप को आगे ले जाने के लिए मून चेन्स क्रिएट करता है और उन चेन्स के जरिए उस पिलर को पकड़ लेता है। ये देखकर डीमन किंग डूटियान के भी तोते उड़ गए थे और देखते ही देखते अचानक उस मून शिप में हलचल होना शुरू हो जाती है और वहां मौजूद बहुत सारी लैंप्स जलना शुरू हो गई थी और वो टूटा हुआ मून जैसे ही पूरी तरह से चमकना शुरू होता है तो वो शिप अपने आप ही आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुई थी और मोशन उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उसकी एनर्जी उस शिप को चलाने के लिए फ्यूल की तरह काम करती है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो शिप हवा में ऊपर उड़ जाती है और मोशन देखता है कि वो बर्फ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी है और बहुत सारे मून स्टोन्स वो नीचे गिरना शुरू हो गए थे क्योंकि वो शिप बहुत लंबे टाइम से वहां पे फ्रीज थी और जब वो चलने लगी थी तो अब बहुत सारी तब्दीलियां आने लगी थी। पर मोशन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो एक पुरानी खटारा गाड़ी को भी चला सकता है, तो ये मून शिप क्या बात है। वो अपनी एनर्जी बढ़ाना शुरू करता है तो वो शिप आहिस्ता आहिस्ता हवा में ऊपर जाने लगती है और कुछ ही देर के अंदर वो उस लावा के बिल्कुल ऊपर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस शिप के उड़ते ही उसकी स्पीड भी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डीमन किंग डूटियान और वो क्लिन ड्रैगन दोनों ही अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे थे और नीचे खड़ा हुआ लिंजिंग वो कुछ चीज देखता है, उसे कुछ एनर्जीज आते हुए दिखाई देती है, जिस पर वो कहता है कि अरे नहीं, किंग ऑफ फेंगडू वो अलर्ट हो गया है। हमें दिखाया जाता है सिर्फ कुछ ही सेकंड्स गुजरते हैं और लिंजिंग के पीछे एक जायंट ओल अपीयर होता है और वो आते साथ ही लिंजिंग से कहता है कि किंग ऑफ फेंगडू ने तुम्हें इनवाइट किया है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जिस पर लिंजिंग रिक्वेस्ट करता है और उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि किंग ऑफ फेंगडू वो इस मून शिप की वजह से मुझे बुला रहे हैं। तो वो ओलू से कहता है कि नहीं, हमारे किंग ऑफ फेंगडू ने कभी भी इस मून शिप को एक्सेप्ट ही नहीं किया और जहां तक बात उस लड़के की है तो किंग ऑफ फेंगडू उस पर कोई अटेंशन नहीं देते। वो जो भी है जहां भी जाना चाहता है उसकी मर्जी है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर मोशन वो उस शिप को जब आगे ले जा रहा था तो अचानक उसका पेंडेंट वो फिर से रिएक्ट करने लगता है, जिस पर वो कहता है कि इसका रिएक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, यानी कि ये केयरफ्री लैंड को अब और भी अच्छी तरह से सेंस कर पा रहा है। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी डायरेक्शन चेंज करके उस पेंडेंट के बताए हुए रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वो फौरन से उस लाइफ एंड डेथ स्टैचू को भी क्रॉस करके वहां से काफी ज्यादा आगे निकलता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि उस स्टैचू के पीछे एक डिमोनिक एनर्जी होती है और हमें एक डीमन की आवाज सुनाई देती है। वो मोशन के बारे में कहता है कि फाइनली तुम वापस आ ही गए, मुझे पता था कि तुम कभी न कभी यहाँ पर जरूर वापस आओगे। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है पर अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। अब तो तुम्हारे साथ वो ओल्ड मैन भी नहीं है, यकीन नहीं आता कि उस ओल्ड मैन के बगैर तुम इतना दूर चले आए। ये देखकर अब वो और भी ज्यादा खुश होता है कि अब तो उसे मारना और भी ज्यादा आसान होगा। ये कहते ही वो फौरन से अपनी एनर्जी के जरिए बहुत सारी डेड बॉडीज को दोबारा से जिंदा करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि जितने भी टाशु में डेड वॉरियर्स जमीन पर पड़े हुए थे वो सारे के सारे जिंदा होना शुरू हो जाते हैं और वो डीमन अपनी एक पूरी की पूरी आर्मी बना लेता है और हजारों वॉरियर्स को मोशन के पीछे लगा देता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।